नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लीगल नॉलेज का कंसेप्ट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, किसी भी एक्ट का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है और इसी से आज हम शुरू करेंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बेसिक नॉलेज। दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में टॉपिक क्या क्या रहेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर कोड की, पर्पस एंड टाइटल ऑफ द एक्ट, पर्पस क्या है इस एक्ट का, डिवीज़न ऑफ द एक्ट, ये एक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ द एक्ट, इस एक्ट की हिस्ट्री क्या है, या और अमेंडमेंट्स ऑफ द एक्ट 1908, जब 1908 एक्ट बन गया उसके बाद इसमें कितनी अमेंडमेंट्स हुई है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट। It is the procedural law related to the administration of civil proceeding। दोस्तों हमने देखा ये कैसा लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल लॉ वो होते हैं जो मेथड्स बताते हैं कि हम कोर्ट्स में या सिविल सूट में कैसे प्रोसीडिंग करेंगे, जो मेथड बताते हैं। और एक दूसरा लॉ होता है जो सब्सटेंटिव लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ क्या करते हैं, सब्सटेंटिव लॉ पनिशमेंट बताते हैं, जैसे IPC हो गया, इंडियन पेनल कोड। अब हम देखेंगे पर्पस ऑफ द एक्ट। इट इज़ एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। ये किस प्रकार का एक्ट है जो कंसोलिडेट करता है, मजबूत करता है, अमेंड करता है, उसमें चेंज करता है लॉ के अंदर। किससे रिलेटेड, जो प्रोसीजर से रिलेटेड है, सिविल जुडिकेचर। सिविल जुडिकेचर का मतलब हो गया किसी निर्णय लेने की पावर जिनके पास होती है, जज के पास जो पावर होती है निर्णय लेने की सिविल के सूट में, उनमें क्या करता है, कंसोलिडेट करता है और अमेंड करता है। वेयर एज इट इज़ एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। जबकि ये क्या है, एक एक्सपीडियंट है, सोल्यूशन है किस चीज़ का, कंसोलिडेट करना और अमेंड करने का लॉ को। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर ये एक प्रकार का सॉल्यूशन है जो अमेंड और कंसोलिडेट करता है लॉ को सिविल जुडिकेचर से रिलेटेड। आगे चलते हैं दोस्तों। डिवीज़न ऑफ द एक्ट। द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक्ट कितने भाग में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। पार्ट फर्स्ट क्या कहता है, इट कंटेन्स 158 सेक्शंस। पार्ट फर्स्ट में क्या है, 158 सेक्शंस हैं। और पार्ट सेकंड क्या करता है, इट्स कंटेन्स फर्स्ट शेड्यूल विच हैज़ 51 ऑर्डर्स एंड रूल्स। पार्ट सेकंड के अंदर फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें 51 ऑर्डर्स हैं और रूल्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं द सेक्शन प्रोवाइड प्रोविज़न रिलेटेड टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। जो सेक्शन क्या करते हैं, सेक्शन के अंदर जनरल प्रोविज़न दिए गए हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी जो जजमेंट में हेल्प करते हैं उनके जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं सेक्शन के अंदर। ऑर्डर्स एंड रूल्स प्रिस्क्राइब प्रोसीजर एंड मेथड दैट गवर्न सिविल प्रोसीडिंग इन इंडिया। ऑर्डर्स एंड रूल्स क्या करते हैं, प्रोसीजर और मेथड बताते हैं जिससे सिविल प्रोसीडिंग्स इंडिया के अंदर गवर्न की जा सकती है। देखते हैं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ द एक्ट। हिस्ट्री ऑफ द एक्ट में हम देखेंगे कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से पहले हम कितने एक्ट्स आए जहाँ से इंडिया के अंदर इसकी शुरुआत हुई सिविल प्रोसीजर कोड की। सबसे पहले आया CPC एक्ट ऑफ 1858, सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1858 टू गिव यूनिफॉर्मिटी टू सिविल प्रोसीजर। द लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ इंडिया इनेक्टेड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1858। यानी इससे मतलब हुआ कि जो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड प्रोविजन थे तो लेजिस्लेचर काउंसिल ने क्या किया, उसको यूनिफॉर्म करना चाहा और उसके लिए उन्होंने एक एक्ट को इनेक्टेड किया, सिविल प्रोसीजर कोड 1858। उसके बाद द कोड रिसीव्ड द एक्सेंट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 23 मार्च 1859। और जो कोड था उसको 1859 को क्या गवर्नर जनरल के एक्सेंट मिल गए। उस टाइम पे ब्रिटिश रिजाइम था तो प्रेसिडेंट का वहाँ रोल नहीं था, उस टाइम गवर्नर जनरल प्रेसिडेंट का रोल एक्ट कर रहा था। द कोड इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन्स। और ये जो कोड आया था 1858 ये
सुप्रीम कोर्ट्स थी जो प्रेसिडेंसी टाउन्स में, प्रेसिडेंसी टाउन्स जैसे मद्रास, कोलकाता, मुंबई, इनमें एप्लीकेबल नहीं था। द एक्ट डिड नॉट मीट द चैलेंजेस एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1877। और जो एक्ट था वो चैलेंजेस को सोल्व नहीं कर पा रहा था और इसको रिप्लेस कर दिया था। इसमें चेंज आ गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1877 एक्ट ने रिप्लेस कर दिया। और जो द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1877 था, स्टिल इट डिड नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड लार्ज अमेंडमेंट वेयर इंट्रोड्यूस। जो 1877 में एक्ट आया वो भी टाइम के साथ साथ उसमें भी फ्लॉज निकलने लग रहे, उसमें भी कमियां निकलने लगी, वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहा था रिक्वायरमेंट्स को। टाइम के साथ लार्ज अमेंडमेंट्स फिर इंट्रोड्यूस की गई, फिर उसके बाद एक्ट बना CPC एक्ट ऑफ 1882। उस एक्ट में क्या था, द एक्ट 1882 वेयर रिजल्ट ऑफ वेरियस अमेंडमेंट्स ऑफ टाइम एंड देयर लिस्ट प्री डिसीज एक्ट। हमने ऊपर पढ़ा कि जो ये एक्ट फुलफिल नहीं कर पा रहा था कमियों को, उसके बाद CPC एक्ट 1882 आया। और वो एक्ट भी क्या था, द एक्ट ऑफ 1882, वो भी एक रिजल्ट था इन अमेंडमेंट्स का जो ऊपर आई टाइम के साथ साथ, और देयर प्री डिसीज एक्ट, और उनसे पहले आए एक्ट के एक रिजल्ट था, कंक्लूजन था। स्टिल द एक्ट हैज़ सम फ्लॉज विच कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट एक्यूरेटली। और उसके बावजूद भी इस एक्ट में कुछ कमियां थी जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी एक्यूरेटली, अच्छे ढंग से। अब देखते हैं हम द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब जो हमारा मेन एक्ट है जो हमारा आज तक चल रहा है, उसमें उसकी बनावट देखते हैं। विद द पासिंग ऑफ टाइम इट फेल्ट दैट इट नीडेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर टाइमलाइंस एंड इफेक्टिवनेस। दोस्तों, जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया, लॉ मेकर्स को फील हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए टाइमलाइंस के साथ और इफेक्टिवनेस चाहिए इस एक्ट के अंदर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इनेक्ट किया इफेक्टिवनेस और फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए। तो द कोड हैज़ बीन अमेंडेड नंबर ऑफ टाइम्स टू डील विद सिविल डिस्प्यूट एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली। तो सिविल डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए कोड काफ़ी बार अमेंड हुआ, काफ़ी बार इसमें चेंजेस आए, ताकि ये डिस्प्यूट्स को अच्छे से एक्यूरेटली और इफेक्टिवली सोल्व कर पाए। अब हम चलते हैं इस वीडियो में हमारे लास्ट टॉपिक पे, अमेंडमेंट्स ऑफ द एक्ट 1908। दोस्तों, जब 1908 एक्ट बन गया तो उसके बाद इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आई। द एक्ट वॉज लार्जरली अमेंडेड इन द ईयर 2002। जो एक्ट था 2002 में लार्जरली बड़े पैमाने पर अमेंड किया गया। मेन पर्पज ऑफ द अमेंडमेंट टू द कोड वॉज टू इंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सिविल केसेस गवर्न अंडर द एक्ट। मेन पर्पज क्या था 2002 में अमेंडमेंट का, जो कोड के अंदर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ सिविल केसेस, यानी कि स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए सिविल केसेस का। आजकल आप कोर्ट के अंदर देखते हैं कि कितना सारे सूट पेंडिंग रह जाते हैं कोर्ट में, सिविल डिस्प्यूट कई कई साल चलते हैं। तो उनको स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए 2002 में अमेंडमेंट आई, ताकि कोर्ट जो है जल्दी से इसको डिस्पोज कर पाए केस को। फिर अमेंडमेंट आती है इसके अंदर एक और, सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2015, कीपिंग इन व्यू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमर्शियल कोर्ट एंड प्रोविजन देयर ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2016 वॉज इनेक्टेड। किसको ध्यान में रखते हैं अमेंडमेंट आती है, कमर्शियल कोर्ट्स को, इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया कमर्शियल कोर्ट का, एंड उसके प्रोविजंस का भी बनाए गए सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर। जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 में, उसके अंदर उसके प्रोविजंस बनाए गए ताकि वो अच्छे से एक्यूरेटली काम कर पाए। अब हम देखते हैं द न्यू प्रोविजंस आर एप्लीकेबल टू द कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू। जो नए प्रोविजंस में ऐड किए गए 2015 में, वो किस पर एप्लीकेबल थे, कमर्शियल डिस्प्यूट्स के ऊपर। जैसे कमर्शियल डिस्प्यूट हो गया, कोई बिजनेस से रिलेटेड हो गया डिस्प्यूट, उसके अंदर वो एप्लीकेबल हो गए। द एक्ट क्लैरिफाइड दैट द सिविल प्रोसीजर कोड एज अमेंडेड बाय द एक्ट वुड हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर एनी रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट और एनी अमेंडमेंट्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
इस पैराग्राफ में दोस्तों ये लिखा गया कि जो एक्ट बना 2015 में, उसके अकॉर्डिंग जो भी कमर्शियल कोर्ट डिसीजन लेगी, उस एक्ट का, उस डिसीजन का किसी भी हाई कोर्ट के द्वारा कोई रूल या ऑर्डर बनाया गया हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई अमेंडमेंट की गई हो किसी लॉ के अंदर, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि क्या सुपीरियर होगा इसमें, कमर्शियल कोर्ट सुपीरियर माना जाएगा उसके डिसीजन में। अब द सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वॉज फर्दर अमेंडेड इन द ईयर 2018 और लास्ट अमेंडमेंट इसमें आई है अब तक 2018 में। 2018 में जो लास्ट अमेंडमेंट सिविल प्रोसीजर कोड की आई है। दोस्तों इस वीडियो में हमने इस एक्ट के इंट्रोडक्शन देखा, पर्पस देखा और डिवीज़न ऑफ द एक्ट देखा, हिस्ट्री ऑफ द एक्ट देखा और लास्ट में हमने देखा अमेंडमेंट्स ऑफ द एक्ट। ये हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे नॉलेज लेना है बहुत ज़रूरी है और किसी भी लॉ एस्पिरेंट के लिए सबसे पहले एक्ट का बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है ताकि वो समझ पाए कि एक्ट क्यों एप्लीकेबल होता है इंडिया के अंदर या क्यों कोई एक्ट बनाया जाता है, ताकि कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए ये कोई भी एक्ट इंडिया के अंदर आया है।